नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं कमोडिटी अगले हफ्ते। और इस शो में हम आपको बताएंगे कि अगले हफ्ते आपको कमोडिटी बाजार से जुड़ी किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए, ये पूरा हफ्ता कैसा रहा कमोडिटी मार्केट के लिए और अब अगले हफ्ते के लिए किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। और साथ ही हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ेंगे जो कि आपको शानदार ट्रेडिंग आइडियाज सुझाएंगे शॉर्ट टर्म के लिए, अगर आपको इन लॉन्ग टर्म के लिए या फिर पोजिशनल कॉल्स लेनी हो उसके थ्रू आपको ट्रेडिंग भी बताएंगे। और इसी के साथ ही साथ आपके भी हम सवालों को शामिल करेंगे। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो सवाल पूछने का तरीका आपको बता देते हैं। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ़ोन लाइन नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा 9136934058। इस पर आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और साथ ही हमारे सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए अब शो की शुरुआत करेंगे और एक्सपर्ट को भी शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त आईएफएस सिक्योरिटीज से अनुज गुप्ता जी जुड़ चुके हैं और इसके अलावा हमारे साथ भूपेश शर्मा जी भी मौजूद हैं, टेक्निकल एनालिस्ट। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। थोड़ी देर में विजय वंबानी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, bsplindia.com के सीईओ, वो भी हमारे साथ कुछ ही देर में मौजूद होंगे। लेकिन चलिए शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सोने के लिए ये पूरा हफ्ता कैसा रहा इस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। और इस हफ्ते हमने देखा कि सोने में करीब 1% की कमजोरी देखने को मिली, लेकिन दायरे में कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। तो दोनों तरफ की रेंज थी, दोनों के लिए हम आपको रणनीति भी सुझा रहे थे, पर ज्यादा कुछ एक्शन इस हफ्ते सोने में नजर नहीं आया। 55,500 से 56,400 ये ही एक दायरा था जिसके बीच सोना कारोबार करते हुए नजर आया। कॉमिक्स गोल्ड पर अगर नजर डालेंगे तो करीब 0.75% की कमजोरी रही और यहाँ पर 1824 से 1856 डॉलर के दायरे में कॉमिक्स पर गोल्ड कारोबार करता हुआ नजर आया। काफी सारे ट्रिगर्स थे जो इस हफ्ते प्ले आउट कर रहे थे सोने चांदी के लिए, बट ज़्यादा कुछ असर दिखा नहीं। अब अमेरिका में जॉबलेस क्लेम्स के आंकड़े बेहतर आए हैं और आगे भी फेड की सख्त नीति जारी रहने के ही संकेत हैं। तो अब देखना होगा कि ये जो सभी तमाम आंकड़े हैं उसका असर आने वाले समय में सोने चांदी में कैसे पड़ सकता है। अरुण, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, ये पूरा हफ्ता तो दायरे में ही कारोबार करता हुआ नजर आया, अब अगले हफ्ते के लिए क्या कोई बहुत बड़ा मूव, बहुत बड़ा ट्रिगर देख रहे हैं आप सोने चांदी के लिए, या फिर ऐसी इसी रेंज में कारोबार करेगा? ये कहीं न कहीं जो सेंटीमेंट था, अगर हम बुलियन मार्केट की बात करें तो थोड़ा-सा डाउन हुआ इस हफ्ते, क्योंकि जब फेडरल बैंक का स्टेटमेंट आया और जो मीटिंग आई उसके बाद जिन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात बोली, उसके बाद से एक सेलिंग प्रेशर हमने गोल्ड में आते हुए देखा। हालाँकि फिजिकल मार्केट की बात करें तो यहाँ पर कोई ज़्यादा डिमांड देखने को नहीं मिली और प्राइस थोड़े नीचे आते हुए दिखाई दिए। तो हमें लगता है कि अभी जो सेंटीमेंट है फिलहाल वेरी शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम आने वाले 1 हफ्ते की बात करें तो थोड़े दायरे में ही रहेंगे। हालाँकि $1800 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा गोल्ड के लिए और अगर हम देखें तो 55,000 का लेवल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। हमें लगता है कि ओवरऑल जो ट्रेंड रहेगा वो थोड़ा रेंज बाउंड का रहेगा, बट हाँ सेल ऑन राइज की मार्केट यहाँ देखने को मिलेगी। बट हाँ, अगर प्राइस 55,000 के आसपास मिलते हैं गोल्ड के तो वहाँ पर अगेन हमें एक अच्छा एक्यूमुलेशन आते हुए देखेंगे। लास्ट टाइम हमने देखा था कि $1800 काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। हमें लगता है कि यहाँ पे जो मोमेंटम है वो थोड़ा एक लोअर लेवल पे खरीदारी का रहेगा। और अगर हम देखें सिल्वर की बात करें तो सिल्वर हमने देखा कि 64,000 के आसपास अब ट्रेंड करता हुआ दिखाई दिया है और $21 जो है सिल्वर इंटरनेशनल मार्केट में है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी हमें एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ देख रहे हैं। हमें लगता है कि अगले हफ्ते भी आपको बुलियन में, गोल्ड सिल्वर में थोड़ा दबाव के साथ देखने को मिलेगा। बट हाँ, ओवरऑल अगर हम देखें तो सिल्वर में $20 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहां पर आपको एक अगेन एक्यूमुलेशन आता हुआ दिखाई देगा। तो फिलहाल अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिलेगा, बट लॉन्ग टर्म हमें लगता है गोल्ड सिल्वर में अभी भी पॉजिटिव है। और दिवाली तक अगर हम बात करें तो गोल्ड हमें लगता है कि 60,000 और चांदी में अगेन 75 से लेकर 80,000 तक के लेवल दिवाली तक आते हुए देखे जाएंगे। ओके। तो ये दिवाली तक का आपको सुझाव दे दिया है लॉन्ग टर्म के लिए, अगर किसी को रखना है तो फिर आपको ये ट्रेड बता दिया गया है। भूपेश, आपसे भी समझना चाहेंगे, सोने चांदी पर काफ़ी सारे सवाल भी मिल रहे हैं, हम वो भी एक एक करके लेंगे। बेंगलुरु से महावीर जी का सवाल आया कि कॉमिक्स गोल्ड 1 महीने में कहाँ तक जा सकता है। भूपेश जी, क्या व्यू देंगे आप? और इस रेंज में अगर किसी को एंट्री लेनी हो, कोई ट्रेड लेना हो सोने में अगले 1 महीने के लिए, तो क्या सुझाव देंगे उन्हें? जी नमस्कार मैम। अगर कॉमेक्स गोल्ड की बात करें तो कॉमेक्स गोल्ड मेरे को अभी एक रेंज बाउंड समझ आता है, जिसमें बाजार तकरीबन 1865 से लेकर नीचे में 1800
$10 तक की एक रेंज में ट्रेड करता हुआ समझ आता है। अदर साइड की रेंज ब्रेक डाउन करने पर जहाँ तक मुझे समझ आता है, डॉलर इंडेक्स का चार्ट देखें तो डॉलर इंडेक्स में एक उछाला अच्छा खासा मुझे समझ आता है। यहाँ से 104.80 के भाव अगर डॉलर इंडेक्स क्रॉस करता है तो उसके इनवर्स रिलेशन में गोल्ड में एक मंदी देखी जा सकती है, जिसमें नीचे के भाव 1780 से 1760-65 डॉलर तक के देखे जा सकते हैं आने वाले 1 महीने। ओके, ठीक है। तो आने वाले 1 महीने के लिए ये लेवल्स आपको सुझा दिए गए। प्रवीण जी का सवाल आया, उन्होंने 2 लॉट सोना 55,800 पर बाई किया हुआ है और इस वक्त हम देख सकते हैं कि सोने में आज हल्की वीकनेस थी और 55,500 56,400 के आसपास ही कारोबार कर रहा है। इनका जो खरीदारी है वो 55,800 के पास है। क्या सजेस्ट करेंगे अनुज, इनको स्टॉप लॉस और टारगेट सुझाइए। देखिए, गोल्ड अगर देखें तो एक दायरे में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे जो इनकी खरीदारी की पोजीशन है उसके लिए जो स्टॉप लॉस है वो 55,450 का रहेगा। और ऊपर में अगर इनको एट कॉस्ट मिलता है तो वहाँ पे निकलने की सलाह रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं देखें तो मार्केट थोड़ा एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और आज शाम को डेटा भी आने हैं, तो डेटा में जो फ्लक्चुएशन मिलेगा हो सकता है कि उनको ऊपर का लेवल मिले, तो वहाँ पर निकलने की सलाह है। ओके, ठीक है। तो ये राय आपको दे दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झांसी से हर्ष जी का भी सवाल आया है। इन्होंने चांदी 65,000 सेल किया हुआ है, क्या करना चाहिए? भूपेश, आप सजेस्ट करिए। 65,000 पर चांदी इन्होंने बिकवाली की हुई है और इस पूरे हफ्ते हमने देखा कि 64,000 से 65,500 के दायरे में ही था, तो काफ़ी अच्छे लेवल पर सेल इन्होंने किया हुआ है। अभी आगे के लिए क्या करना चाहिए इन्हें? चांदी में बने रहने की राय देंगे या फिर निकल जाएं? जी, स्पेशली चांदी के ट्रेंड की बात करेंगे तो चांदी का ट्रेंड चार्ट पर लगातार नेगेटिव बना हुआ है। आज शाम के सत्र में कुछ डेटा आने वाले हैं महत्वपूर्ण, परंतु फिर भी चार्ट की बात करेंगे तो चार्ट में 64,000 के नीचे अगर चांदी तोड़कर नीचे ट्रेड करती है तो यहाँ पर मंदी की संभावनाएं और अधिक बढ़ जाएंगी, जिसमें नीचे में 63,800 और 63,570 के लेवल शाम के सत्र में संभावित रहेंगे। सिल्वर पर एक और सवाल आया है नासिक से किशन जी का। अनुज, आप सजेस्ट करिए। चांदी इन्होंने 65,550 पर बाय किया हुआ है, क्या करना चाहिए इन्हें? तो इस वक्त नुकसान हो रहा है हल्का, क्या सजेस्ट करेंगे? कुछ स्टॉप लॉस सुझाएंगे इन्हें? अनुज, आपसे सवाल होगा सिल्वर पर। देखिए, सिल्वर में अगर आप देखेंगे तो 64,000 तक के लेवल यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए हैं। अभी हमें लग रहा है कि थोड़ा बहुत प्रेशर और आ सकता है, तो इनके लिए सजेस्ट है कि 63,750 का स्टॉप लॉस लगाएं। अगर वो ब्रेक होता है, जो कि $21 के आसपास बैठेगा, तो $21 अगर ब्रेक होता है तो निकलना चाहिए। भावों में थोड़ी वहाँ उसके ब्रेक होने के बाद एक शार्प करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो 63,750 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और अगर पोजिशनल ट्रेडर है और फिजिकल के अंदर है और लॉन्ग टर्म व्यू रखना चाहते हैं थोड़ा लंबे समय तक के लिए, तो होल्ड करना चाहिए। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए, लेकिन अगर ट्रेडिंग का नजरिया है तो फिर स्टॉप लॉस अभी आपको सजेस्ट किया गया है, उसका आप ध्यान रखिए। अब आते हैं बेस मेटल्स पर, और मेटल्स के लिए यह हफ्ता भी कमजोरी भरा ही रहा। कॉपर अगर देखेंगे तो करीब 1.5% की कमजोरी यहाँ पर देखने को मिली। जिंक में करीब 1% की तेजी थी। एल्युमिनियम 5% की मजबूती थी, लेकिन लेड में करीब 1.25% की कमजोरी इस पूरे हफ्ते देखने को मिली। सरप्राइजिंगली एल्युमिनियम में अच्छी तेजी थी, 5% की मजबूती अगर ओवरऑल बात करें तो देखने को मिली, और 207 से 213 के बीच का दायरे में एल्युमिनियम कारोबार कर रहा था। और कॉपर में 774 से 785 का कारोबारी दायरा इस पूरे हफ्ते देखने को मिला है। अनुज, आपका क्या व्यू बन रहा है मेटल पर? ये हफ्ता तो काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है मेटल स्पेस के लिए, लेकिन अब हम बेस मेटल्स के लिए बात की जा रही है कि चीन में रिकवरी की कोशिश हो रही है, मांग बढ़ने की उम्मीद बताई जा रही है। ऐसे में दूसरे साइड के भी फैक्टर्स हैं जो कि प्ले आउट कर रहे हैं। यहाँ पर फेड की तरफ से और सख्त नीति की बात करी जा रही है। इस पूरे माहौल को देखते हुए बेस मेटल में सबसे अट्रैक्टिव बेट आपको इस वक्त कौन सी लग रही है?
देखिए अभी देखें तो बेस मेटल के अंदर भी अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो एक नेगेटिव ट्रेंड बना है। इवन अगर हम कॉपर को देखें तो आज इसने अपना कॉन्ट्रैक्ट लो ब्रेक किया है, टेक्निकल चार्ट्स पे थोड़ा वीक दिख रहा है। मुझे लगता है कि कॉपर अगर सेलिंग साइड की बात कर रहे हैं तो कॉपर के अंदर बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। नीचे हमें लगता है कि 745 से लेकर 750 तक के लेवल आ सकते हैं। और अगर खरीदारी करने का विचार है तो एल्युमिनियम एक अच्छा बैट हो सकता है, जो कि नीचे करीबन 205 के आसपास अगर का लेवल मिले तो खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। तो अगर किसी को करंट रेट पे ट्रेड करना है तो कॉपर मुझे लगता है कि बिकवाली का ट्रेड लिया जा सकता है। और अगर किसी को लॉन्ग टर्म ट्रेड लिखना है तो थोड़ा वेट करना है तो वेट करें। अगले कॉन्ट्रैक्ट में, मार्च वाले कॉन्ट्रैक्ट में एल्युमिनियम में करीबन 204 से 205 के बीच मिले तो वहां खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है। तो एल्युमिनियम में अच्छी मजबूती भी थी और अभी भी वहाँ पर खरीदारी करके आप जा सकते हैं। और बिकवाली करके चलना है तो कॉपर इस वक्त ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है सेल ट्रेड के लिहाज से। यहाँ पर वीकनेस और बढ़ सकती है। अहमदाबाद से रमेश भाई पटेल जी का सवाल भी कॉपर पर ही आया है और ये जानना चाह रहे हैं कि कॉपर को लेकर क्या सुझाव है। वह भूपेश जी, आप क्या सजेस्ट करेंगे, कॉपर में और कितनी गिरावट आ सकती है और इन्हें कौन से लेवल पर नजर रखनी चाहिए? जी, आज की सत्र की बात करें तो आज के सत्र में जब तक कॉपर 764 के नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक कॉपर में भी जो नेगेटिविटी है वो जारी रहेगी। नीचे में 758 और 757 के टारगेट शाम के सत्र में संभावित रहेंगे। अगर ओवरऑल चार्ट की बात करी जाए तो कॉपर का स्ट्रक्चर, चार्ट का स्ट्रक्चर काफी खराब है। नीचे में जैसे मेरे सहयोगी अनुज जी ने बताया कि कॉपर 745 750 आ सकता है, तो मेरे भी टारगेट संभावित यही रहेंगे। ओके, ठीक है। तो ये राय कॉपर पर दे दी गई है एक्सपर्ट्स की तरफ से। आपको दोनों ही एक्सपर्ट्स हमारे ये कह रहे हैं कि अभी फिलहाल कॉपर में और वीकनेस बढ़ सकते हैं। उसके टारगेट्स भी आपको सुझा दिए गए, तो आप चाहे तो बिकवाली करके चल सकते हैं। फिलहाल किसी तेजी की तो उम्मीद नहीं है। सूरत से विशाल जी ने सवाल भेजा है और इनका सवाल है जिंक और क्रूड पर। उस पर ये आउटलुक जानना चाह रहे हैं। अनुज, जिंक कैसा लग रहा है आपको? ये जिंक के अंदर भी एक गिरावट का ही ट्रेंड है। सभी बेस मेटल में जो ट्रेंड बना है वो डाउन साइड का है। तो जिंक के अंदर भी हमें लगता है कि भाव थोड़े नरमी के साथ ट्रेड हो सकते हैं। नीचे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बार 263 से लेकर 260 तक के लेवल आपको जिंक में देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल सभी बेस मेटल में एक डाउन ट्रेंड बना है। इवन अगर हम पूरे ही मेटल पैक की बात करें तो वहां पर एक डाउन साइड इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दिया है। सिमिलरली अगर हम क्रूड की बात करें तो क्रूड के अंदर भी हमने कल देखा है कि यूएस की इन्वेंट्रीज काफी बढ़ी हैं और उसके चलते भाव नरम होते हुए दिखाई दिए। हमें लगता है कि क्रूड के अंदर भी आगे एक नरमी का रुख रहेगा। हालांकि पूरा अगर हम देखें तो जो नॉन एग्री पैक है उसके अंदर एक सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। छोटी अवधि में हमें लगता है कि क्रूड में, मेटल्स में नरमी के साथ ट्रेड हो सकता है। तो पूरा पूरा नॉन एग्री पैक ही इस वक्त कमजोर दिख रहा है और कच्चे तेल में भी गिरावट जारी रह सकती है। क्रूड के लिए पहले आपको बता दें कि पूरा हफ्ता कैसा रहा। तो इस हफ्ते हमने देखा कि यहाँ पर भी एक रेंज में ही कारोबार होते हुए दिखाई दिया। नीचे की तरफ $80.5 तक के लेवल दिखे और ऊपर की तरफ $84 तक के लेवल्स भी देखने को मिले। एमसीएक्स क्रूड की बात करें तो काफ़ी बड़ा दायरा था जिसमें क्रूड कारोबार कर रहा था। 6100 से 6450 के बीच कच्चा तेल कारोबार कर रहा था। तो यहाँ पर दोनों साइड के जो ट्रेड थे वो ट्रेडर्स को मिल रहे थे, सेल साइड भी और बाई साइड भी। लेकिन पूरे हफ्ते अगर देखेंगे तो एमसीएक्स क्रूड में कुल मिलाकर 1% की तेज़ी यहाँ रही है। अब आने वाले समय के लिए हम देख सकते हैं कि 2023 में अब तक करीब 3.5% की गिरावट देखने को मिल चुकी है और आगे के ट्रिगर्स भी ज़्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं नज़र आ रहे हैं कच्चे तेल के लिए। तो यहाँ पर वीकनेस और बढ़ सकती है, ये हमारे तमाम एक्सपर्ट्स का भी मानना है। भूपेश जी, आप सजेस्ट करिए क्रूड पर आपका क्या व्यू बन रहा है और करंट लेवल पर अगर लॉन्ग टर्म के लिहाज से किसी को एंट्री लेनी हो तो क्या ये सही समय है? जी नहीं, मेरा मानना ये है कि क्रूड का जो स्ट्रक्चर है चार्ट का, वो लंबे चार्ट, लंबी दूरी के चार्ट देखेंगे, जैसे मंथली या क्वार्टरली चार्ट देखते हैं तो चार्ट पर क्रूड का स्ट्रक्चर काफी खराब है। नीचे में 6000 से लेके 5900 तक का बेस बना हुआ है। अगर ये भाव के नीचे क्रूड कहीं सस्टेन करता है तो हमें गिरावट में और तेजी से गिरावट देखने को मिलेगी। तो इसलिए क्रूड में अभी कॉन्ट्रेरी बाइंग से बचना चाहिए। ठीक है। तो अभी बाई मत करिए क्योंकि थोड़े और नीचे आ सकता है लेवल, दोनों ही एक्सपर्ट्स का मानना है। और थोड़ा कॉशियस आप ट्रेड करिए, हालांकि बिकवाली करके ही चलिए अभी फिलहाल क्रूड में, यही राय है क्योंकि और गिरावट यहाँ पर दिख सकती है।
इस बीच हमें सवाल भी मिल रहे हैं काफ़ी सारे, और विजय जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन फ़ोन लाइन के ज़रिए हमारे साथ मौजूद है। विजय, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। आपसे भी कच्चे तेल पर ही व्यू जानना चाहेंगे। इनफैक्ट हमारे एक दर्शक का सवाल भी आया है, प्रशांत जी का। इन्होंने 355 लॉट क्रूड ऑयल 6487 पर बिकवाली की हुई है और काफ़ी अच्छा मुनाफा हो रहा होगा इनको यहाँ पर बिकवाली के ट्रेड से। क्या करना चाहिए अभी? पोजीशन को होल्ड करें? शुक्रिया मुझे अपने शो में शामिल करने के लिए। मुझे खेद है, तकनीकी कारणवश मैं वीडियो के जरिए जुड़ नहीं पा रहा हूँ। जहां तक इन दर्शक का जो सौदा है, इन्हें काफी अच्छे रेट पर इन्होंने शॉर्ट किया है, और जैसे जैसे कच्चा तेल जो है वो 6100 के करीब आएगा, उसमें गिरावट में एक डिसेलरेशन यानी गिरावट में धीमापन आने की संभावना है। तो जैसे जैसे इनको और मुनाफा बढ़ते जाए, खासकर जब रेट 6175 6150 के आसपास आना शुरू कर दे, तो छोटी छोटी मात्रा में 1/3 की मात्रा में मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए, और 6100 तक हो सके तो सिर्फ 2/3 भर तक अपनी शॉर्ट पोजीशन जारी रखें। अगर गिरावट और ज्यादा रफ्तार पकड़ती है तो हो सकता है एक सेल ऑफ, यानी आखिरी जो चरण होता है बिकवाली का, जिससे पहले छोटी मोटी सपोर्ट आ सकती है, वो चरण जो है वो क्रूड को 5890 तक भी ले जा सकता है, लेकिन 6100 के आसपास तक 2/3 मुनाफा वसूल लें। ओके, ठीक है, कुछ प्रॉफिट बुक कर लीजिए अभी, और गिरावट आ सकती है, तीनों ही एक्सपर्ट का मानना है। अच्छा मुनाफा हो रहा है, उसके लिए पहले तो आपको बधाई, लेकिन थोड़ा प्रॉफिट बुक करने की राय इस वक्त इन स्तरों पर आपको दी जा रही है। अब बात करते हैं नेचुरल गैस की, और नेचुरल गैस के लिए ये हफ्ता काफ़ी तेज़ी भरा रहा है। इनफैक्ट उतार चढ़ाव यहाँ पर भी था, लेकिन नेचुरल गैस में करीब 11.5% की तेज़ी इस पूरे वीक हमने देखी। MCX पर अगर बात करेंगे तो कारोबारी दायरा जो था वो 163 से 208 के बीच कारोबार करता हुआ नजर आया नेचुरल गैस में, और नाइमिक्स नेचुरल गैस में करीब 5% की तेज़ी भी देखने को मिली। तो काफ़ी उतार चढ़ाव था, और नेचुरल गैस में हम देखते भी हैं कि बड़ा एक्शन ही दिखता है सेल साइड पे भी और बाई साइड पे भी। तो ऐसा ही कुछ इस बार नेचुरल गैस के लिए भी देखने को मिला। विजय, आप ही सजेस्ट करिए, नेचुरल गैस पर अगर किसी को ट्रेड करना हो तो किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए? से कम 10 रुपए की बढ़त जो है वो कॉस्ट ऑफ कैरी है, यानी फरवरी के फ्यूचर जो एक्सपायर हुए हैं और मार्च के फ्यूचर में जो सौदा कारोबार शुरू हुआ है, उसमें 10 रुपए का अंतर है। तो जो बढ़त है 4%, कम से कम 4 से 5%, वो सिर्फ कॉस्ट ऑफ कैरी है, और बाकी की बढ़त जो है वो मंदी कटने के कारण आई है, यानी शॉर्ट कवरिंग जिसे हम कहते हैं, वो नेचुरल गैस में दिखाई दे रही है। तो निचले स्तरों पर क्योंकि दाम 800 रुपए के आसपास से गिरे हैं और लगातार गिरते रहे हैं, वो 200 का स्तर भी तोड़ चुके हैं, तो एक करेक्टिव रैली, जिसे टेक्निकल बाउंस बैक कहते हैं, डेड कैट बाउंस कहते हैं, वो आना बहुत ही स्वाभाविक है। और आने वाले सप्ताह में अगर 196 के आसपास आपको 198 197 के आसपास नेचुरल गैस अगर आपको मिलता है, तो 2-3 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप खरीदारी कर सकते हैं। हो सकता है 216, 218, 220 का रेट भी आपको मिल जाए, क्योंकि ये एक टेक्निकल शॉर्ट कवरिंग बेस्ड रैली है। मैं नहीं कहूंगा कि इसमें तेजी की शुरुआत है, लेकिन तकनीकी बाउंस जरूर आएगा, ये अंदेशा लग रहा है दामों में से। तो एक शॉर्ट कवरिंग इस वक्त देखने को मिल रही है, एक बाउंस बैक आएगा, उसको आप प्ले करने की कोशिश करिए, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ 199 पे खरीदिए, स्टॉप लॉस लगाइए 196 पे, और टारगेट जो इस वक्त नजर आ रहा है वो 216 का दिखाई दे रहा है नेचुरल गैस पर। ये रहा विजय की तरफ से। अब बात करते हैं कुछ एग्री कमोडिटीज पर भी, और स्पाइसेस पर अगर नजर डालें तो काफी दायरे में इस बार कारोबार होता हुआ नजर आया। जीरे में 29,500 से 31,970 का कारोबारी दायरा था। धनिया में अगर देखेंगे तो इस पूरे हफ्ते 4.5% की कमजोरी देखने को मिली, लेकिन हल्दी में हमने देखा कि 4% तक की तेजी देखने को मिली है। मिला जुला सा हफ्ता रहा है ये मसालों के लिए। अनुज, क्या व्यू बन रहा है आपका स्पाइसेस पर? क्या कोई ट्रेड सुझाएंगे आप?
देखिए स्पाइसेस में हमने एक रिकवरी देखी है, इवन जीरा में भी लो बना था, वहाँ से रिकवर होता हुआ दिखाई दिया है। टर्मरिक और कोरिएंडर में भी थोड़ा सा एक्टिविटी हमने आती हुई देखी है। तो मुझे लगता है कि मसालों के अंदर अगले हफ्ते या आने वाले 15 दिन की अगर बात करें तो एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम में तब्दीली हुई है तो सभी एग्रीकल्चर कमोडिटी के लिए पॉजिटिव हो सकता है। तो पर्टिकुलर जीरे की बात करें तो हमें लगता है कि अगले हफ्ते करीबन 32,500 से लेकर 33,000 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। साथ में अगर बात करें कोरिएंडर की, तो कोरिएंडर के अंदर भी करीबन 7,200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो स्पाइसेस के लिए मुझे लगता है कि भाव काफी लोअर लेवल्स पर आए हैं। यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड अगले हफ्ते आपको देखने को मिल सकता है। ओके, तो इस वक्त निचले स्तरों से खरीदारी देखने को मिल सकती है। अगले हफ्ते में यहाँ पर थोड़ा बाउंस बैक दिख सकता है, तो तेजी करके चलने की राय होगी। कॉटन केक अगर देखें तो यहाँ पर भी हफ्ता कमजोरी भरा ही रहा एग्री कमोडिटीज़ के लिए भी, और हफ्ते भर में NCDX कॉटन केक में करीब 6.5% से ज़्यादा की कमजोरी देखने को मिली है, और 2,600 तक के लेवल्स भी हमने देखा कॉटन केक में देखने को मिले हैं। भूपेश, कॉटन केक पर क्या व्यू बन रहा है आपका? जी, कॉटन केक के चार्ट का स्ट्रक्चर काफी नेगेटिव बना हुआ है। जब तक कॉटन केक 2660 के नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक इसमें कमजोरी बरकरार रहेगी। मुझे उम्मीद है नीचे में 2610 और उसके नीचे 2582 के लेवल आसानी से आगे आने वाले हफ्ते में संभावित रहेंगे। ऑलराइट, ठीक है, तो ये राय कॉटन केक पर आपको दे दी गई है। चलिए, फिलहाल समय की थोड़ी कमी है, इतने ही सवालों को हम ले पाएंगे। अनुज जी, विजय जी, भूपेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, तमाम कमोडिटीज़ पर अपनी राय देने के लिए, और अगले हफ्ते के लिए हमारे दर्शकों के लिए रणनीति भी सुझाने के लिए। तो फिलहाल इस शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहिए टीना स्वदेश के साथ। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।